4 PM न्यूज नेटवर्क पे स्वागत है अभय दुबे जी आपका। और आज दोपहर से मेरा मन बड़ा खिन्न है। जब से मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहाँ के कुछ प्रमुख लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, और मुझे लग रहा है कि आज आज ही भारत को कुछ बातों पे तय कर देना चाहिए। पाकिस्तान, जिसकी कोई हैसियत नहीं है भारत के मुकाबले में, वो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में इतने गलत गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है। मेरा मानना यह है कि भारत सरकार को तत्काल इस पर प्रतिक्रिया देना चाहिए। ये अकेले प्रधानमंत्री का मामला नहीं है, ये 140 करोड़ के देशवासियों के सम्मान का मामला है। किसी मुल्क की इतनी हैसियत नहीं है कि जो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इतने अपशब्दों का इस्तेमाल करे। लेकिन मुझे एक दर्द और भी है। प्रधानमंत्री को अपना जहाज लेकर पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए था। आज उन्हें शर्मिंदगी खुद आ रही होगी कि मैंने क्या गलत फैसला था कि मैं नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे कहने के लिए चला गया। आज उन्हें खुद शर्म आ रही होगी जब उन्होंने अपने बारे में इतने गंदे गंदे शब्द सुने होंगे कि मैं इस मुल्क से दोस्ती कर रहा था, मैंने इस मुल्क के लोगों को उरी के हमले के बाद पहली बार आईएसआई के लोगों को बुला लिया और अपने एयरफोर्स के स्थान दिखा दिए। कितना झुके हम लोग पाकिस्तान के आगे। तो बदले में पाकिस्तान की इतनी हैसियत हो गई कि वो प्रधानमंत्री को हत्यारा और 2000 मौतों का जिम्मेदार और क्या क्या कह रहा है। क्या आज भारत को इसका जवाब कड़े शब्दों में नहीं देना चाहिए था? कैसे इतनी हैसियत हो गई? और हमारे प्रधानमंत्री बिहार में रैली में आतंकवादियों को धमकी देते रहे, उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। मोदी जी क्यों डर रहे हैं पाकिस्तान से? सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं विदेश मंत्रालय दे पा रहा है प्रधानमंत्री की बेइज्जती का? जी बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। आपको क्या लगता है? संजय जी, मैंने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। करीबन 56-57 मिनट लंबी ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और मुझे भी ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ और मुझे क्षोभ भी पैदा हुआ। और मुझे इस बात को देख काफी अचरज है कि अभी तक भारत सरकार ने इसका कुछ सुव्यवस्थित जवाब नहीं दिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कल हुई होगी मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा विचार है। आज वो वीडियो सुनने को मिला। उसमें तो जो लोग नरेंद्र मोदी के बारे में जो बातें कह रहे हैं, उन बातों को मैं तो दोहरा नहीं सकता। और भारत की तरफ से उन सब का जवाब मिलना चाहिए। कुछ बातें तो ऐसी हैं जिनके बारे में एक बात, 3 बातें जो मैं यहाँ जिक्र कर सकता हूँ उन बातों का। एक बात तो ये है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी जो सरकार ने निलंबित मुलतवी की है, वो उनका कहना है कि वो नहीं कर सकती। ये भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। एक तो इसका जवाब दिया जाना चाहिए। दूसरा उन्होंने जवाब ये दूसरी बात उन्होंने ये कही है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि नैरेटिव का युद्ध भारत के साथ है, वो हमने जीत लिया है। हमारे साथ संयुक्त राष्ट्र है, हमारे साथ दुनिया के दूसरे तमाम देश हैं, और हम चीन हमारे दोस्तों में दोस्त है। हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम चीन से मदद मांग लेंगे। अभी हम हालांकि हम बिना उस चीन की मदद के ही सब काम कर लेंगे अपना, ये उन्होंने दावा किया है। तो अपने मुंह से उन्होंने बहुत सी डींगे मारी हैं, और जो फालतू घटिया किस्म की बातें हैं उनका जवाब दिए बिना भारत को चाहिए कि जो सब्सटेंशियल इश्यूज हैं, जो ठोस मुद्दे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, उसका जवाब दें। और नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से व्यक्तिगत रूप से अपमानित किया गया है, उसका भी उनको कड़ा जवाब मिलना चाहिए। अगर ये जवाब नहीं मिलेगा तो सारी, क्योंकि ये पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशआक डार के मौजूदगी में उनके सामने हुई ये सारी बात। इस पूरी बातचीत में इशआक डार खुद भी शामिल रहे। उनके अटॉर्नी जनरल थे, जिनको वजीर खारिजा बोलते हैं, शायद वो उसका मतलब हुआ विदेश मंत्री, वो भी थे। और बहुत 4-5 बड़े लोग बैठे हुए थे वहां पर पाकिस्तान के, और वो सब बातचीत कर रहे थे। उसके बाद पत्रकारों ने उनसे कई सवाल पूछे, उन सवालों के बाकायदा जवाब दिए गए। तो कुल मिलाकर और जिस तरीके से वो वीडियो भेजा गया है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी चाहते हैं कि उस वीडियो को सब लोग देखें। उसमें बिहार की रैली का भी उन्होंने जिक्र किया, प्रधानमंत्री की बिहार की रैली का भी उन्होंने जिक्र किया उन लोगों ने। तो ये मामला, और उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने अभी तक हमारा नाम आधिकारिक रूप से नहीं लिया है, ये भी माना उन्होंने। यानी वो खुद कह रहे हैं कि भारत ने हमारा नाम आधिकारिक रूप से नहीं लिया है, और फिर वो मोदी के ऊपर इस तरह का हमला कर रहे हैं, मोदी जी के ऊपर। ये अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या जो भी कहें आप, अगर इसका कड़े से कड़ा जवाब नहीं दिया गया तो ये काफी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी।
अबे जी नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? नाम लेने में क्या डर है? प्रधानमंत्री ने बिहार में रैली करी, आतंकवादियों को ये कर देंगे, आतंकवादियों को वो कर देंगे। पाकिस्तान का नाम लेने में इतना डर क्यों? किस चीज का भय, किस चीज का खौफ है? क्या चीन से खौफ खा रहे हैं? अरे हमारे स्वाभिमान से ज्यादा बड़ी बात क्या होगी? हमारे 28 लोगों की मौत हुई, उसके मौत के दर्द से बड़ा दर्द क्या होगा? पाकिस्तान का नाम नहीं नहीं, ले पा मुझे रहे भी तो ताज्जुब है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वक्ता तो खूब जम के ले रहे हैं नाम। प्रधानमंत्री ऐसा नहीं ले दिखता पा है रहे। जी। हाँ, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नहीं नहीं। ले रहे ना। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, अगर ये तीन हस्तियां जो हैं बड़ी, इनको नाम लेना चाहिए। क्या पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इस मामले में शामिल होने के भारत के पास ठोस सबूत नहीं है? क्या बात क्या है भाई? या तो ये है कि जैसे ही वो नाम लेंगे, पाकिस्तान उसका आधिकारिक रूप से खंडन करेगा, जो अभी भी कर रहा है खंडन। अभी नाम नहीं लिया है, तभी से उसने खंडन करना शुरू कर दिया है। और वो कह रहा है कि वो हर फ्रंट के ऊपर लड़ेंगे इनसे। उसने ये भी आरोप लगाया है कि भाई बलूचिस्तान में जो उसके खिलाफ चल रहा है, वो आतंकवाद चल रहा है, वो भारत उसको प्रोत्साहन दे रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें कही हैं उन्होंने। तो भारत की विदेश नीति, हाँ, और ये जो कनाडा वाला मसला हुआ, जिसका ट्रूडो ने उस मसले को उठाया, उसके बाद अमेरिका वाला मसला हुआ, पन्नू वाला मसला, इन सब मसलों का भी उन्होंने जिक्र किया। अरे तो अभय जी एक लाइन कही। पाकिस्तान ने बहुत फायरिंग की है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक लाइन उन्होंने कही, हमारे भक्त लोग भी थे ना, मूर्ख है ना, इन भक्तों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है। वहां पे पाकिस्तान में कभी कोई आतंकी मारा गया तो भक्त लोग शुरू हो जाते थे कहने के लिए, लिखते रहते ट्वीट, देखो हमने घर में घुस के मार दिया आतंकी, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी घर में घुस के चुपचाप मरवा देते हैं। अरे रो वो इस तरह के काम करते रहते हैं, पहले भी करते रहे, आजादी की बात से करते रहे हैं। एजेंसियां होती इस बात की हैं कि कभी किसी को कहीं जाकर असर कर दिया, लेकिन ऐसे भक्तों की टोली, ऐसे मूर्खों की टोली मैंने कभी नहीं देखी। पाकिस्तान में कोई आतंकी मारा है, पूरे पूरे भक्त, और ऐसे भक्त जिनको प्रधानमंत्री खुद फॉलो करते हैं, उन्होंने गाना शुरू कर दिया, देखो हमने पाकिस्तान में घुस के मार दिया। और आज उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के किसी भी आदमी की मौत में, किसी भी आदमी की हत्या में भारत का हाथ शामिल हुआ तो बचेंगे फिर भारतीय नागरिक भी नहीं। इन भक्तों की मूर्खता की वजह से पूरे देश में, आप सोचिए जो भारत पाकिस्तान में भारतीय रह रहे हैं, इनके मूर्खतापूर्ण बयानों से, मूर्खतापूर्ण बातों से तो उनकी जान खतरे में है। और शायद यही कारण है कि भारत थोड़ा संकुचा रहा है, लेकिन ये तो देश के स्वाभिमान का मामला है। डंके की चोट पे कहना चाहिए ना कि अगर भारत के एक भी नागरिक पे खरोच भी आ गई तो पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं बचेगा। पाकिस्तान का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नहीं, मुझे भी ताज्जुब है, पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं। चीन ने इस घटना की आलोचना नहीं की है, चीन का भी नाम नहीं ले रहे हैं। मेरा तो मानना है कि पाकिस्तान का भी नाम लेना चाहिए, चीन का भी नाम लेना चाहिए। भारत को अगर चीन के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाने हैं, व्यापार समझौते चीन के साथ करना है या कुछ इस तरह करना है, तो अपनी शर्तों पर करेगा भारत। वो राजनीतिक मोर्चे पर अपमान झेल के थोड़ा करेगा भारत। ठीक बात है, हम हाँ, ऐसे दूसरे ऐसे दूसरे दूसरे ये है कि अभी तो अमेरिका के ऊपर भी भारत को दबाव बनाना चाहिए। भाई अमेरिका भी तो पाकिस्तान को हथियार वगैरह आज भी देना जारी रखे हुए है। तो ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप प्रशासन ने कह दिया हो कि पाकिस्तान को हम हथियार नहीं देंगे। तो ये सब भी करना चाहिए भारत को। हाँ, वो सब तो करना। इसमें मुझे लगता है कि इन लोगों के पास अभी कोई पूरी इस मामले को लेकर तैयारी नहीं है। और ये जो घटना हुई है पहलगाम में, इसमें कुछ स्तब्ध रह गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये थोड़े से लोग चौंक गए हैं, स्तब्ध रह गए हैं। एक तो इनका जो पूरी दावेदारियां थी कि कश्मीर को स्वर्ग बना देंगे और वहां पे सब हालत सामान्य हो गए हैं वगैरह वगैरह, ये सब नरेंद्र मोदी ने भी दावेदारियां की हैं, अमित शाह ने भी दावेदारियां की हैं। ये एक ही घटना में सब भरभरा के ढह गए। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपना बचाव कैसे करें। अच्छा, बड़ी बात तो ये भी है, अगर आपके पास सबूत नहीं थे तो फिर आपको इतनी बढ़ चढ़ के कार्रवाई पहले दिन ही, या तो प्रेशर था इतना कि अगर ये सब भी नहीं करेंगे, सिंधु नदी का पानी नहीं रोकेंगे और कुछ समझौते रद्द नहीं करेंगे, तो भारत के अंदर जो उफान था, लोगों का गुस्सा था, लोगों का खून खौल रहा था, वो बड़ा भारी पड़ जाएगा। ये डर होगा कि जल्दी जल्दी फैसले कर भाई देखिए, ये जो उन्होंने किया है, हर आदमी जानता है ये सब टोकन है। टोकन है। इसका तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही कड़ा जवाब दिया गया। कहा गया है ये तो सब बचकाना है, हम पे क्या असर पड़ता है इसका। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले ये तो सब इमेच्योर है, ये सब इस बेकार है, मतलब ये चाइल्डिश और इमेच्योर कहा है इसको। उन्होंने कहा कि ये कर ही नहीं सकते। जो सिंधु जल संधि है ना, इसको सस्पेंड कर ही नहीं सकते। ये तो विश्व बैंक इसमें वो रहा है, मध्यस्थ रहा है। हम विश्व बैंक में हमने रिपोर्ट कर दी है इनके खिलाफ।
इनको हक ही नहीं है ये करने का, केवल कंसेंसस से, सहमति से ही काम किया जा सकता है, ये सस्पेंड हो ही नहीं सकती। एक तो बात उन्होंने ये कही है। दूसरी, उन्होंने जो एयर स्पेस बंद करने पे के सवाल पर उन्होंने कहा इससे तो भारत को ही आर्थिक नुकसान होगा, कर दें तो बंद, हम पे क्या फर्क पड़ता है, भारत को बहुत आर्थिक हिट, इकोनॉमिक हिट पड़ेगा इससे। तो वो तो इस तरह की बात बोल रहे हैं। इन सब बातों का कोई जवाब भारत की तरफ से ठीक से जाना चाहिए, और वो जवाब हम लोगों को भी पता होना चाहिए, ये नहीं चुपचाप भेज दिया जाए जवाब। सही बात है, वो उन्होंने पब्लिकली की है बात सारी, ये हमें और आपको भी मालूम पड़ना चाहिए कि इन्होंने क्या जवाब दिया है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, अब ये मामला थोड़ा बिगड़ता जा रहा है, इसके कई पक्ष हैं इसके बिगड़ने के, अभी आप चर्चा करेंगे तो हम लोग बात करेंगे, ये मामला बिगड़ता चला जा रहा है। कैसे, किस तरह से? भाई इस तरह से बिगड़ता चला जा रहा है कि एक तो अभी तक सरकार की नीति जो है इस सवाल के ऊपर स्पष्ट होकर सामने नहीं आई है, लोग अभी इसका इंतजार कर ही रहे हैं। अब अंत्येष्टियां तकरीबन तेजी के साथ खत्म होने की तरफ हैं, जो लोग मारे गए हैं उनके, इसके और उनके परिजन बहुत गुस्से में हैं, बहुत गुस्से उन्हें में। उन्हें इस बात को लेकर बहुत नाराजगी है, बहुत तकलीफ है कि वो जिन वायदों के भरोसे जिन 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 जो शेखियां बघारी गई थी, हमने धारा 370 खत्म कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, और अब आतंकवाद खत्म हो गया, ये सब इसके भरोसे वहां गए हुए थे। भाई उसमें विदेश में रहने, अब एक व्यक्ति है, आप सोचिए कि एक है गुजरात के ही शैलेश कथलिया, तो कल सूरत में शैलेश कथलिया की अंत्येष्टि थी। तो जब उनकी अर्थी निकलने को हुई तो वह खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता आएंगे, जरा अर्थी रोक ली जाए। उसमें एक नेता थे केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और दूसरे थे गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी। अब वो अर्थी वहां सड़क पर रखी हुई, ये दोनों मंत्री जो है वो 15-20 मिनट देर से पहुंचे, तब तक अर्थी रखी रही। फिर ये लोग आए अपने सब पूरे लाव लश्कर और अमले के साथ में। तो जो शैलेश की पत्नी थी शीतल, उनका गुस्सा फूट पड़ा। आज भास्कर में पूरा उनका क्या उन्होंने इन लोगों से कहा, उन्होंने कहा शीतल ने, आपके पीछे कितने VIP हैं, कितनी गाड़ियां हैं, नेता जिस हेलीकॉप्टर में चलते हैं वह टैक्स देने वालों के दम पर चलता है। आपकी जिंदगी जिंदगी है, हमारी जिंदगी जिंदगी नहीं है, टैक्स देने वाले की जिंदगी जिंदगी नहीं है। आप इतना टैक्स ले रहे हैं तो सुविधाएं क्यों नहीं देते? तो इस पर पाटिल ने जवाब दिया कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। शीतल ने कहा बिल्कुल नहीं, हम सरकार सेना पर भरोसा करके पहलगाम गए थे, अब भरोसा नहीं रह गया है। जब नेताओं ने शीतल को रोकना चाहा तो वो बोली, नहीं सर, आपको सुनना पड़ेगा, जब सब हो जाता है तो सरकार आती है और फोटो खिंचवा कर चली जाती है। ठीक बात, तो ये उन्होंने कहा। उधर जयपुर में एक नीरज उधवानी है, वो दुबई में रहते थे और यहाँ पे आए और वो घूमने गए थे। तो उनकी जब अंत्येष्टि हो रही थी तो वहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत पहुंचे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे। तो उनका एक परिजन बिफर गया। उसने कहा ये आपकी सरकार का फेलियर है, अब यहाँ सिक्योरिटी लगाने से क्या होगा, वहां 150 लोगों को तैनात कर दिया था, पुलिस वालों को वहां पर। उन्होंने कहा इससे क्या होगा? तो सुनकर गजेंद्र सिंह जी खामोशी से वहां पर नमन करके वहां चले आए। कानपुर में शुभम द्विवेदी की अंत्येष्टि थी, वहां पे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी पहुंचे, वहां भी उनको काफी इसी तरह की कठोर बातें सुननी पड़ी। देखिए ये सब काफी गड़बड़ हो रहा है। अगर एक बार लोगों को लग जाए कि सरकार की इसमें गलती है, तब फिर आप कुछ भी कहते रहिए, हिंदू मुसलमान कोई भी नैरेटिव बनाते रहिए, उससे चलता नहीं है। उधर पहलगाम में लोगों ने क्या किया है कि लोग सड़क पर निकल आए हैं, वहां के स्थानीय लोग सड़क पर निकल आए हैं, हाँ पहलगाम में, और वो बहुत ही गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे मेहमानों को हमारे घर में आके मार दिया, इससे कोई बुरी बात नहीं हो सकती। तो इन सब चीजों से भी जो हिंदू मुसलमान ये लोग चला रहे थे, वो उसमें बहुत दिक्कत हो रही है। अरे ओवैसी ने ये ऐलान किया कि आज जब मुसलमान नमाज पढ़ने गए शुक्रवार को कि आप काली पट्टी जाएंगे, आतंकवाद का विरोध करेंगे। कश्मीर के मुसलमान सड़कों पे आ गए सारे कि हमारे लिए बेइज्जती, अपमान हुआ है कि हमारे घर में आए हुए मेहमान की हत्या हुई है। देश भर के बौद्धिक मुसलमानों ने विरोध किया है। ये कितना ही हिंदू मुसलमान का नैरेटिव तैयार करने की कोशिश करें, लेकिन देश के मुसलमान आतंक के खिलाफ आ गए हैं कि ये आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया, पाकिस्तान को कोस रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन सारे मुस्लिम संगठन के नेता पाकिस्तान को कोस रहे हैं। ये अच्छा हिंदुस्तान है,
कि आप उनको अपमानित मुझे कर तो रहे ये हैं। लग रहा है संजय जी कि शुरू में जिसने जोश के साथ में हिंदू मुसलमान किया जा रहा था, अब वो आप देखिए भाजपा की तरफ से भी थोड़ा धीमा पड़ गया। उनको लग रहा है कि ये समझ में आ गया, बैकफायर हाँ, कर जाएगा, ये हाँ। बैकफायर कर जाएगा, बूमरैंग कर जाएगा। आप देखिए ना, आगरा से कल एक वीडियो वायरल हुआ कि वहां पे एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति की हत्या कर दी गई, और एक हिंदू गौरक्षक दल, ऐसी किसी कोई संगठन था, उसका आदमी कह रहा है कि तुमने 28 मारे, हम 2600 मारेंगे। और इस तरह की चीजें। हाथरस से खबर आई कि वहां पे एक मुस्लिम एम्प्लॉय को हटा दिया गया। ये जितना करने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम समाज, उसी उतना ही तेजी के साथ देश के संग खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और हिंदू कम्युनिटी में भी ज्यादातर लोग इसको नकार रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, आप भले इसका माहौल बनाने की कोशिश करें। और बीच में हमें आज वो भी वीडियो वायरल हुआ, आपको याद होगा, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, जब वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, एक ठग गुजरात का वो आया, उसने कहा कि मैं पीएमओ का अफसर हूं, और निरी सिक्योरिटी लेके पहलगांव के सेंसिटिव इलाके में घूमता रहा। उसके संग कई दर्जनों गनर थे, सिक्योरिटी थी, और ठग निकला बाद में वो। मतलब वो कश्मीर के नाजुक हिस्से में घूमता रहा, गुजरात का ठग, और वो सिक्योरिटी उसको आगे 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 पुलिस, पीछे पुलिस, कमांडो, और वो ठग घूमता रहा। बताइए, ये हाल है राज्यपाल का। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो डिप्टी उपराज्यपाल साहब हैं, उनका मन तो उत्तर प्रदेश में लग रहा है। उनको लग रहा है योगी की कुर्सी हटे और मनोज सिन्हा आ जाए। उनके भ्रष्टाचार के किस्से सतपाल मलिक ने मुझे बताया, पूर्व गवर्नर थे, इतने ज्यादा भ्रष्टाचार के किस्से मनोज सिन्हा के गाए जा रहे हैं। उनको जो लगता है उन्होंने वहां पे ठेकेदारी में ज्यादा इंटरेस्ट लिया बजाय कानून का पालन करने में। इस बीच में अभय द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के एक नफरती सांसद हैं, जो वो अपनी नफरत की जबान खोलते हैं तो वो किसी को बख्शते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर वो मीडिया के लोग, उन्होंने अपनी इस गंदी जबान के चक्कर में बहुत ज्यादा विवाद पैदा किए हैं, पूरे देश भर में विवाद पैदा किए हैं। लेकिन अब बड़ी भयंकर बात सामने आ रही है। एक मैं ट्वीट पढ़ के बता रहा हूँ आपको। ये आईपी सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इन्होंने ट्वीट किया है। और निशिकांत दुबे जहां ये घटना हुई है, उसमें वहां पे एक बहुत बड़ा होटल है, खैबर होटल। मैं भी कश्मीर गया था अपने परिवार के साथ, मैं भी इस होटल को देखना चाहता था। एक दिन का किराया 2.5-3 लाख रुपए कमरे का। तो आईपी सिंह ने ट्वीट किया, मैं ट्वीट पढ़ कर सुना रहा हूँ। उन्होंने निशिकांत दुबे की फोटो लगाई है। मतलब जिस घटना से कुछ ही दिन पहले निशिकांत दुबे वहां मौजूद थे, और निशिकांत दुबे की सिक्योरिटी निरे गनर, निरी फोर्स लगी हुई थी। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कश्मीर में फोर्स नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सांसद खैबर होटल में करोड़ों रुपए की पार्टी कर रहा है, शराब बहा रहा है, उसके लिए बाकायदा फोर्स लगी है, सिक्योरिटी लगी है। आईपी सिंह ने जो ट्वीट किया है वो मैं पढ़ के, जो एक्स पे लिखा है मैं पढ़ के बता रहा हूँ। उन्होंने लिखा है, आजकल प्रधानमंत्री के लाडले निशिकांत दुबे की रजत जयंती विवाह वर्षगांठ समारोह तारीख 13 से 16 अप्रैल 2025, स्थान द खैबर होटल, गुलमर्ग, कश्मीर। मुख्य आकर्षण, समारोह का कथित बजट तौर पर 10 करोड़ से अधिक था। द खैबर होटल दक्षिण एशिया के सबसे महंगे होटलों में से एक है। इसको 4 दिन के लिए पूरी तरह से बुक किया गया, सभी 100 कमरे आरक्षित थे। यह आयोजन मुख्य रूप से दिल्ली के शीर्ष दलालों और बिचौलियों द्वारा प्रायोजित था, क्योंकि निशिकांत की छवि ऐसी रही है कारपोरेट के लिए, वो बड़ी बड़ी लाइजनिंग करते रहे हैं, कारपोरेट की दलाल वाली छवि उनके दिमाग में है। तो लिखा है कि ये दलालों और बिचौलियों द्वारा प्रायोजित था, कई उपस्थित भी थे, कई हाई प्रोफाइल राजनेता, दलाल और नौकरशाह मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मन के मंत्रिमंडल सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया था, कई ने आयोजन में हिस्सा लिया। ये समारोह निशिकांत दुबे द्वारा अपनी प्रभावशाली छवि को प्रदर्शित करने और देशव्यापी दलालों के नेटवर्क को मजबूत करने का एक भव्य प्रयास हुआ। समारोह एक पारंपरिक भारतीय विवाह जैसा था, जिससे पुजारियों द्वारा रीति रिवाज, सात फेरे शामिल थे। लिखा है, चिंता के बिंदु, कथित तौर पर प्रीमियम शराब ब्रांड दिल्ली से अवैध रूप से मंगवाई गई, क्योंकि कश्मीर में ऐसे आयात प्रतिबंधित हैं। ये एक अवैध शराब वितरण नेटवर्क के अस्तित्व संचालन पर सवाल उठाता है। इस भव्य आयोजन के वित्त पोषण को लेकर स्पष्टता है, क्या दुबे ने व्यक्तिगत रूप से खर्चा किया या किसी भारी दलाल ने किया। यह आयोजन 14 अप्रैल को हुआ, जो अंबेडकर जयंती के साथ मेल खाता है, क्योंकि बीजेपी से श्रद्धा की बात करती है। और बाकी कुछ ऐसी विवादास्पद चीजें लिखी हैं, निजी चीजें लिखी, जो मुझे पढ़ना उचित नहीं लग रहा। लेकिन आप सोचिए, एक सांसद कश्मीर के उस जगह पे, सेंसिटिव जगह पे, जहां एक कमरे का खर्चा 2.5-3 लाख रुपए उस कमरे का होटल है, पूरे 100 कमरे का होटल बुक कराता है। पूरे सोशल मीडिया भरी हुई है कि इसकी पार्टी में दलाल थे, बिचौलिया थे, उद्योगपति थे। क्या सरकार को अब ये बताना नहीं चाहिए कि पहलगाम में जहां पर्यटक मर रहे थे आतंकवादियों की गोली में, वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी,
और एक दलाल टाइप का सांसद जिसकी छवि एक कारपोरेट हाउस के दलाल की तरह रही है, वहां ऐसी अय्याशी भरी पार्टी कर रहा है। कौन कौन लोग थे, क्या सरकार को बताना नहीं चाहिए? मेरे तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को इसकी स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भाजपा का सांसद इस तरह की अय्याशी, और ये बात सही है कि विदेशी बड़ी महंगी शराब जो वहां पे प्रतिबंधित थी, अगर वो आई तो उसके पीछे था कौन? क्या कहेंगे आप भाजपा इसमें दो सांसद? बातें मैं कहना चाहूंगा। आपने जो बातें कही हैं वो बहुत ज्यादा विचारणीय हैं और काफी विचलित कोई भी व्यक्ति सुनेगा जिसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की शुचिता में और लोकतांत्रिक राजनीति की शुचिता में विश्वास है, तो वो काफी विचलित हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि मेरी ये समझ में नहीं आता कि एक सांसद जो केवल सांसद है, ज्यादा संसद की किसी कमेटियों वगैरह में वो हो सकते हैं, वो हैं भी, लेकिन उनके पास कोई मंत्री पद नहीं है, शायद मंत्री कभी भी नहीं बनाया गया है उनको पद है। अच्छा, वो इतनी ताकत कैसे है उनके पास? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर सोचना चाहिए सबको कि एक सांसद के पास इतनी शक्ति कैसे है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब सोशल मीडिया पे सब ये बात आ गई और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, आईपी सिंह ने इस बात को लिख दिया और पूरे विस्तार के साथ लिख दिया, खुल के लिखा है, बिना किसी संकोच के लिखा है, खतरा उठा के लिखा है, तो इस पर कुछ ना कुछ तो निशिकांत दुबे को करना चाहिए और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी करना चाहिए। ठोस जवाब आना चाहिए उनकी तरफ से। अगर ये बातें गलत हैं तो उन्हें उनके ऊपर मुकदमा कर देना चाहिए। जो डिजिटल वाला ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर कंप्लेंट की जाती है, वहां कंप्लेंट दर्ज की जानी चाहिए डिजिटल थाने में और अदालत में जाना चाहिए उनको। अगर वो इस पर चुप्पी साध जाते हैं तो ये तो बहुत गलत, बहुत अजीब सी बात है भाई। स्वीकार कर लेंगे, मतलब कितना खुल के जो आपने पढ़ के सुनाया पूरा, कितना खुल के ये बात कही गई है, इसके अब तो कुछ बचा नहीं है। अब तो जो बात कही गई है वो तो खुल के बात कही गई, कुछ बचा नहीं है। अब निशिकांत दुबे को गेंद निशिकांत दुबे के कोर्ट में है, भारतीय जनता पार्टी के कोर्ट में गेंद है कि वो इसके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया करे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और प्रतिक्रिया करेंगे तो कोर्ट ये कहेगा कि चलो जांच करा लो कौन सी पार्टी थी, कितने लोग थे, उससे घबराते हैं। सीसीटीवी निकालो और ये बता दो ये करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जो खर्चा हुआ ये किस इनकम टैक्स से आया था, कैश दिया गया था किस उद्योगपति के पास से आया था। इससे डर लगता है, बताएंगे भी नहीं। लेकिन एक बड़ी और चर्चा के विषय बात रही कि प्रधानमंत्री जो सऊदी का दौरा छोड़कर आ गए भारत में, की बड़ी घटना हुई। मुझको तो लगा सऊदी का दौरा लेकर आए, उतर आएंगे तो कहेंगे जहाज मेरा दिल्ली मत उतारो, सीधा कश्मीर में उतारो, मुझे वहां जगह जाके देखना है, मुझे लोगों से दर्द उनके बांटने हैं। मुझे लगा सऊदी का दौरा छोड़ के आए तो यही करेंगे, लेकिन सऊदी का दौरा छोड़ के आए, आतंकवादी को धमकी दी बिहार में जाके, कश्मीर में जाने की हिम्मत नहीं कर पाए प्रधानमंत्री। जैसे मणिपुर का मां नहीं बोल पाते, ऐसे कश्मीर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन राहुल गांधी अमेरिका का कार्यक्रम छोड़कर आए और राहुल गांधी आज कश्मीर पहुंचे, कश्मीर में लोगों से बात की, जिम्मेदार लोगों से बात करी, दिल्ली में आए, से मिले, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले, पीड़ितों से मिले, और फिर दिल्ली आए, बयान भी दिया कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार और भी इतना कड़े कदम उठाया, हम उसके साथ हैं उसमें। और फिर दिल्ली आया, दिल्ली में मोदी जी का रिकॉर्ड है संजय जी, मोदी जी का रिकॉर्ड है कि मोदी जी इस तरह के मसलों पर चुप रहते, जाते ही नहीं है, जाते ही नहीं। मणिपुर आज तक नहीं गए, तो ये 56 इंच का सीना जाएंगे नहीं जाएंगे अभी तक। ये 56 इंच का सीना आता किस काम में है अगर मणिपुर नहीं जाओगे? उनकी शैली अजीब तरह की है। देखिए, चीन ने लद्दाख में जमीन दाब रखी है, विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता उसको स्वीकार कर रहा है, मोदी जी उसमें कुछ नहीं बोलते, खामोश रहे। पन्नू वहां पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को अदालत में खींच रहा है और अपने ये भी कह रहा है अपने इस्तिगासे में कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उनको भी फरीक बनाएगा। मोदी जी इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलते। अब पाकिस्तान के जो उप मुख्यमंत्री ने, उनकी मौजूदगी में जो मोदी जी के साथ गाली गलौज की गई है, उस पर देखिए मोदी जी क्या बोलते हैं, या मोदी जी सरकार क्या बोलती है। भाई अब तो बहुत ज्यादा हो गया है, भारत के बोलना चाहिए। और राहुल गांधी मणिपुर भी हो आए हैं, राहुल गांधी कश्मीर भी पहुंच गए, मोदी जी लापता है। जांच की जानी चाहिए कि मोदी इस वक्त क्या है। मोदी कल तो बिहार में थे, आज उन्होंने क्या काम किया, आज उन्होंने देश का क्या काम किया मोदी जी? मोर को दाना खिलाया, फेवरेट काम। ये मसला जो है ना, बहुत खास तरह का कुछ ना कुछ तो जवाब पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोदी जी की तरफ से, किसी प्रवक्ता की तरफ से आना चाहिए। खुद दे दे, भाषण देने में संजय जी, कि उनको ऐसी बातें वहां कही गई हैं कि उनको दोहराया नहीं जा सकता।
बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन काश 56 इंच का असली सीना दिख जाए, जवाब दे सके पाकिस्तान को उसकी भाषा में। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया बातचीत। थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, और मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं कि भारत को पाकिस्तान के नेताओं की जवाब उसी भाषा में देना चाहिए? तो कमेंट करके जरूर बताइए। शुक्रिया, थैंक यू।